नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम लेख पर बात करने वाले हैं। नानी पालखीवाला का बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका। ये एक ऐसा लेख है जो हमें कह सकते हैं झंझोड़ता है, सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमने अपनी पृथ्वी का क्या हाल बना दिया है। पालखीवाला ने तो देखिए काफी साल पहले ही हमारे ग्रह की जो बिगड़ती सेहत थी और उसमें हमारी क्या भूमिका है उस पर उंगली उठाई थी। उन्होंने एक नई सोच की जरूरत बताई, पर्यावरण को देखने का एक नया नजरिया, और जिसे वो हरित आंदोलन कहते हैं उसकी अहमियत पर जोर दिया। तो आइए आज पालखीवाला के इन विचारों की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए उनके ये शब्द आज भी कितने कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि पालखीवाला के लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक एक करके समझें। हम शुरुआत करेंगे उस माहौल से, मतलब कैसे हरित आंदोलन शुरू हुआ और वो जो सोच में एक बड़ा बदलाव आया ना कि पृथ्वी अब सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी धरोहर है जिसके हम सिर्फ संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं। फिर हम उन लक्षणों पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी वाकई बीमार है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं, जैसे जनसंख्या, वनों का कटना, जीव जंतुओं का संकट और जमीन की खराब हालत। और हाँ, आखिर में हम सतत विकास की जो बात है उस पर आएंगे और ये सोचेंगे कि भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हरित आंदोलन के विचार से। पालखीवाला जिक्र करते हैं 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का। वो पर्यावरण पर पहला बड़ा वैश्विक जमावड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि जो असली चेतना थी ना, एक गहरी जागरूकता, वो उसके भी काफी बाद में आई, करीब 1987 के आसपास। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ। सही कहा। ये बदलाव असल में धीरे धीरे पनपा। ये एक समझ थी जो बढ़ रही थी कि मामला वाकई गंभीर है, कि पृथ्वी सचमुच बीमार है और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। इसे सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं माना जाने लगा, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा संकट बन गया। और इसी एहसास ने सोच में वो बुनियादी बदलाव लाया जिसका जिक्र पालखीवाला करते हैं कि भाई ये धरती हमारी जागीर नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं। हाँ, ये मालिक से संरक्षक बनने वाला विचार, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, ये कितना शक्तिशाली है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये ग्रह हमें सौंपा गया है, हमारी जिम्मेदारी है इसकी देखभाल करना, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। मालिक तो चीजों को जैसे चाहे इस्तेमाल करता है, बेच भी सकता है, लेकिन संरक्षक का तो फर्ज होता है देखभाल का। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है ना। बिल्कुल। और पालखीवाला इसी बदले हुए नजरिए की जरूरत पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की बीमारी को साफ साफ देख रहे थे। वो इसे एलिंग कहते हैं, यानी जो बीमार हो, पीड़ा में हो। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक गहरी, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसके लक्षण तो हमें हर तरफ दिख रहे हैं। शहरों में वो दम घुटने वाला प्रदूषण, नदियों में बहता हुआ जहर, कचरे के वो पहाड़, और तेजी से गायब होते जंगल, बेलगाम बढ़ती आबादी, जमीन का बंजर होते जाना। हाँ, ये सब आंकड़े तो वाकई डरा देते हैं जब हम थोड़ा विस्तार में जाते हैं। हर साल सोचिए, करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं, खेती के लिए, शहर बसाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, उद्योगों के लिए। लिस्ट लंबी है। नदियां जिन्हें हम जीवनदायिनी कहते थे, वो आज क्या बन गई हैं? औद्योगिक कचरा ढोने वाली, प्लास्टिक से भरी हुई नालियां। और हवा की क्वालिटी तो इतनी खराब हो चुकी है कई शहरों में कि सांस लेना तक सेहत के लिए खतरनाक है। और पालखीवाला इसके पीछे इंसानी लालच और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण को एक बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ लालच की नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था की, हमारी सोच की प्रॉब्लम है। जो विकास का मॉडल हमने अपनाया, उसने प्रकृति को क्या समझा? एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। हम ये भूल गए कि ये एक बहुत ही जटिल, एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। इसके सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक जगह चोट लगती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो ये सिर्फ बाहरी लक्षण नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बीमार होने का संकेत है। बिल्कुल सही कहा। और ये सीधे तौर पर उस पुरानी मानसिकता से जुड़ा है जिसे आपने शुरू में संपत्ति वाली सोच कहा था, कि ये धरती, इसके जंगल, नदियां, खनिज, ये सब हमारे लिए हैं। हम जैसे चाहें इनका इस्तेमाल करें। कोई रोक टोक नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं।
लेकिन अब विज्ञान भी और जमीनी हकीकत भी दोनों हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमें इस इस्तेमाल करो और फेंको वाली सोच से बाहर निकलना ही होगा। पालखी वाला संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, बचाने की, सहेज कर रखने की। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं। जंगल कट गए तो उन्हें वापस उगने में सदियां लग जाती हैं। पानी अगर गंदा हो गया तो उसे साफ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, उनके हिस्से में क्या आएगा? ये एक नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। पालखी वाला इस पूरी तस्वीर को और साफ करने के लिए पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्रों मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन टिका हुआ है और इन चारों की सेहत ही पृथ्वी की सेहत तय करती है। ये है मत्स्य पालन, फिशरीज, वन, फॉरेस्ट, घास के मैदान, ग्रासलैंड्स और कृषि भूमि, क्रॉपलैंड्स। हालांकि उनके लेख के संदर्भ में हम इन्हें थोड़ा और व्यापक रूप से देख सकते हैं। जनसंख्या, वन, पशु पक्षी जिसमें मत्स्य पालन भी आ गया और भूमि। हाँ, इन चारों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर पालखी वाला के विश्लेषण के आधार पर देखें तो पहला और शायद सबसे बड़ा दबाव डालने वाला फैक्टर है जनसंख्या। हाँ, पालखी वाला जनसंख्या विस्फोट को लेकर तो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। वो आंकड़े देते हैं कि दुनिया की आबादी उस समय कितनी तेजी से बढ़ रही थी। शायद हर 4-5 दिन में 10 लाख लोग जुड़ रहे थे। आज भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। हर सेकंड लगभग 3 नए जन्म। ये सोचना ही मुश्किल है कि इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी कैसे होंगी। और यही तो असली मुद्दा है। बढ़ती आबादी का सीधा मतलब है भोजन, पानी, रहने की जगह, ऊर्जा, हर तरह के संसाधनों पर बढ़ता हुआ दबाव। और ये दबाव सीधे तौर पर बाकी 3 स्तंभों पर पड़ता है, वनों पर, जीव जंतुओं पर और भूमि पर। ज्यादा लोग मतलब खेती के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए, उद्योगों के लिए ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। इससे क्या होता है? वनों की कटाई तेज होती है, पानी के स्रोत सूखते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि एक तरह से बाकी सारी पर्यावरणीय समस्याओं को कई गुना बढ़ा देती है। इससे कंट्रोल किए बिना बाकी समस्याओं का हल खोजना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है वन, फॉरेस्ट्स। पालखी वाला ने इन्हें धरती के फेफड़े कहा और ये कितनी सही उपमा है। वन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, मौसम को कंट्रोल करते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। ये तो प्रकृति के पावर हाउस हैं असल में। लेकिन हम इन्हीं फेफड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं। जैसा आपने कहा, खेती के लिए, उद्योगों के लिए, शहरीकरण, सड़कों के लिए। स्रोत बताते हैं कि भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है। हर साल लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र कम हो रहा है और इसका नतीजा सिर्फ पेड़ों का गायब होना नहीं है। इसका असर मिट्टी के कटाव के रूप में दिखता है। बाढ़ और सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ये क्लाइमेट चेंज को तेज करने वाले मुख्य कारणों में से एक है। ये सिर्फ लकड़ी का नुकसान नहीं है, ये हमारे जीवन समर्थन प्रणाली, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सीधा हमला है। और जब जंगल कटते हैं, हाँ, तो अनगिनत जीव जंतुओं का घर उजड़ जाता है, पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी नष्ट होती है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है पशु पक्षी और अन्य जीव। पालखी वाला बताते हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए इनका भी किस तरह से शोषण कर रहा है, चाहे वो समुद्रों से जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना हो या जमीन पर जानवरों का शिकार करना, उनके रहने की जगहों पर कब्जा कर लेना। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि कई प्रजातियां तो या तो विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। जाहिर है, जब जंगल कटेंगे, घास के मैदान सिकुड़ेंगे, नदियां प्रदूषित होंगी, तो इन जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। बायोडायवर्सिटी का मतलब है धरती पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और उनके बीच का वो जटिल जाल। हर प्रजाति की इस पूरे सिस्टम में एक भूमिका होती है, भले ही वो हमें सीधे तौर पे नजर ना आए। जब प्रजातियां खत्म होती हैं तो ये पूरा संतुलन बिगड़ता है। और पालखी वाला हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमें नैतिक रूप से यह हक है कि हम अपने विकास के नाम पर दूसरी प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दें? उनकी क्या कीमत है हमारे लिए? सही सवाल है। और चौथा स्तंभ है भूमि, लैंड, खासकर खेती के लायक जमीन, क्रॉपलैंड्स। यहाँ भी कहानी कुछ अच्छी नहीं है। जरूरत से ज्यादा और गलत तरीकों से इस्तेमाल ने जमीन को जैसे थका दिया है, उसे कमजोर कर दिया है। रासायनिक खादें, कीटनाशक, इनका बेतहाशा इस्तेमाल, एक ही तरह की फसलें बार बार उगाना, सिंचाई के गलत तरीके, इन सब से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है
उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। नतीजा, जो जमीन कभी सोना उगलती थी वो धीरे धीरे बंजर हो रही है, रेगिस्तान में बदल रही है। हाँ, और ये कोई एक जगह की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक ट्रेंड है, पूरी दुनिया में हो रहा है। मिट्टी का स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ, सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। अगर मिट्टी ही बीमार होगी तो वो करोड़ों लोगों का पेट कैसे भरेगी? और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वस्थ मिट्टी कार्बन को सोखने में, पानी को सहेजने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो मिट्टी का खराब होना सिर्फ खेती का संकट नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन और पानी के संकट को भी और बढ़ाता है। तो ये चारों स्तंभ, जनसंख्या, वन, जीव जंतु और भूमि, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है और इनकी सेहत ही तय करती है कि हमारा ग्रह कितना स्वस्थ है। और जो तस्वीर उभरती है वो वाकई चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और दूसरी जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्टें लगातार हमें चेतावनी दे रही हैं। पालखीवाला अपने लेख में भी ऐसी चेतावनियों का जिक्र करते हैं। ये रिपोर्टें साफ साफ बताती हैं कि अगर हमने प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह से अंधाधुंध इस्तेमाल जारी रखा, अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये संसाधन या तो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे या इतने खराब हो जाएंगे कि हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। और पालखीवाला एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि ठीक है, कई देशों में पर्यावरण बचाने के लिए कानून बन रहे हैं, नीतियां बन रही हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आएगा जब ये चिंता, ये जागरूकता आम लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचेगी। जब पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार का काम ना होके हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाएगा, उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। और शायद यहीं पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। ये शब्द आजकल हम काफी सुनते हैं, लेकिन पालखीवाला ने इसे बहुत पहले ही रेखांकित किया था। बिल्कुल, सतत विकास की अवधारणा अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। इसका मूल मंत्र क्या है कि ऐसा विकास करो जो आज की हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की जो क्षमता है उससे कोई समझौता न करे। मतलब विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चल सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सतत विकास विकास का विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो विकास को एक नई दिशा देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि हाँ, आर्थिक प्रगति जरूरी है, लेकिन वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकें और प्रकृति का संतुलन भी बनाए रख सकें। सोचिए, सिर्फ थोड़े समय के मुनाफे के लिए अगर हम अपने जंगल, पानी, हवा, मिट्टी सब बर्बाद कर देंगे तो वो कैसा विकास हुआ? बिल्कुल। वो तो असल में विनाश का रास्ता है। बिल्कुल। विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लेकर चलना होगा। उन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि पूरक बनाना होगा। पालखीवाला भारत जैसे विकासशील देशों की जो खास चुनौतियां हैं उनका भी जिक्र करते हैं। यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। विशाल आबादी का दबाव तो है ही, साथ में गरीबी, अशिक्षा, ये सब मिलकर पर्यावरण की समस्याओं को और गहरा देते हैं। जब करोड़ों लोगों के सामने रोज की रोटी का सवाल सबसे बड़ा हो, जब उन्हें पीने का साफ पानी या रहने को छत न मिले, तो उनसे पर्यावरण बचाने की बड़ी बड़ी बातें करना शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। उनकी पहली प्राथमिकता अपना और अपने परिवार का पेट भरना होती है, जो कि स्वाभाविक भी है। ये एक बहुत ही वास्तविक और कठिन चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय के जो प्रयास हैं उनसे जोड़ना बहुत जरूरी है। लोगों को ये दिखाना होगा कि पर्यावरण की रक्षा उनके अपने हित में भी है। साफ हवा, साफ पानी, उपजाऊ जमीन, ये सब उनकी सेहत और उनकी आजीविका के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत में कई स्तरों पर सकारात्मक काम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अनेक सामाजिक संगठन हैं, समुदाय हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर वन संरक्षण, जल संरक्षण, पारंपरिक बीजों को बचाने या स्वच्छता जैसे अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिपको आंदोलन जैसे उदाहरण तो हमारे सामने हैं ही, जो दिखाते हैं कि कैसे आम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं। जागरूकता निश्चित रूप से बड़ी है, भले ही अभी मंजिल दूर है। और यहीं पर पालखीवाला एक और बेहद संवेदनशील और क्या कहते हैं, दिल को छूने वाली बात कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इस ग्रह के असली वारिस, असली उत्तराधिकारी कौन है? वो हैं हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी।
ये धरती उनकी अमानत है जो हमें सौंपी गई है। ये सोचकर तो जिम्मेदारी का एहसास और भी गहरा हो जाता है ना? अगर हम आज लापरवाह रहे, अगर हमने आज ही पृथ्वी के सारे संसाधन लुटा दिए, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? एक बीमार, प्रदूषित, संसाधनों से खाली ग्रह, शायद रहने लायक भी ना बचा हो। क्या हम सच में यही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पालकीवाला जैसे चिंतक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चों में छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना कितना जरूरी है। ये सिर्फ स्कूलों में एक विषय पढ़ा देने भर की बात नहीं है। ये उनमें प्रकृति के प्रति एक सम्मान, एक जुड़ाव और जिम्मेदारी का भाव जगाने की बात है। उन्हें ये समझाना होगा कि वो इस ग्रह के भविष्य के संरक्षक हैं। तभी वो बड़े होकर शायद वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमारी पीढ़ी ने या हमसे पहले की पीढ़ियों ने की हैं। तो कुल मिलाकर पालखीवाला की जो तस्वीर है वो एक ऐसे ग्रह की है जो गंभीर रूप से बीमार है। वो पृथ्वी की तुलना एक बीमार मरीज से करते हैं जिसे इलाज की सख्त जरूरत है, और ये इलाज किसी जादू या चमत्कार से नहीं होने वाला। इसका इलाज हम इंसानों के पास ही है, हमारे विवेक में है, हमारी संवेदनशीलता में है, प्रकृति के प्रति हमारे बदले हुए नजरिए और व्यवहार में है। अगर हम अपनी खपत कम करें, संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तभी इस मरीज की हालत सुधर सकती है। और अगर हमने ये बदलाव नहीं किए, अगर हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहे, तो पालखीवाला की चेतावनी बहुत साफ है। ये ग्रह धीरे धीरे जीवन के लिए अनुपयुक्त होता जाएगा। उनकी जो मूल बात है, जो इस पूरी चर्चा का सार भी है, वो वही है, हम पृथ्वी के मालिक नहीं, उसके संरक्षक हैं। हमें अपनी इस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। और सोचिए, पालखीवाला ने ये सारी बातें कई दशक पहले लिखी थी। आज जब हम जलवायु परिवर्तन के विकराल रूप को देख रहे हैं, लगातार होती प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, जैव विविधता का अभूतपूर्व संकट देख रहे हैं, तो उनके शब्द और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं, भविष्यदर्शी लगते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या सोचने पर? कि अगर नानी पालखीवाला आज ये लेख लिख रहे होते तो आज के हालात को देखते हुए वो किन नई चुनौतियों पर सबसे ज्यादा जोर देते? क्या वो टेक्नोलॉजी के दोहरे पहलू पर ज्यादा बात करते कि कैसे ये विनाश भी कर सकती है और समाधान भी दे सकती है? या शायद वो वैश्विक सहयोग की जो तत्काल जरूरत है उसे और ज्यादा रेखांकित करते? या फिर वो उपभोक्तावाद की संस्कृति पर और तीखा प्रहार करते जिसने हमारी जरूरत को लालच में बदल दिया है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि उनकी जो बुनियादी सीख है उसे आज की इस जटिल दुनिया में हम सबसे असरदार तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने का और अपने समय की जो बड़ी चुनौतियां हैं उन्हें समझने का एक मौका देता है। पालखीवाला की ये गहरी पड़ताल हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी की देखभाल हम सबकी, हर एक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस बातचीत ने पालखीवाला के विचारों को समझने और हमारे अपने ग्रह के प्रति हमारी भूमिका पर सोचने के लिए आपको कुछ नए बिंदु दिए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए।